मोदी आज बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। चंपारण के बेतिया में पहली रैली करेंगे, झारखंड भी जाएंगे। इंडिया की वर्चुअल बैठक आज, सीट शेयरिंग और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा की उम्मीद, ममता शामिल नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, जवानों ने जवाबी फायरिंग की, सर्च ऑपरेशन जारी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1100 लाभार्थियों को सिलाई मशीन करेंगे वितरित। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। आज बनेगा अयोध्या में दूसरा विश्व कीर्तिमान, आधा दर्जन से अधिक मंत्री बनेंगे साक्षी, सीएम योगी आ सकते हैं रामनगरी। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी में सर्दी का येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया समन। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से चौथा समन भेजे जाने की बात सामने आई है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन भेजे जाने की बात, और 18 जनवरी को ईडी मुख्यालय में पेश होना होगा। पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में होगी पूछताछ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 जनवरी को ईडी मुख्यालय में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल समन भेजे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन भेजे जाने की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को पेश होना होगा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से चौथा समन भेजा गया है। पहला 2 नवंबर को, दूसरा 21 दिसंबर को और तीसरा 3 जनवरी को। लेकिन तीनों बार अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने उनके जो समन का जो जवाब था वो लिखित में जरूर दिया था। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 जनवरी को जब उनको चौथी बार ईडी ने समन देकर बुलाया है, तो इस बार उनको पेश होना ही होगा। और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है तीखी प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वो बार बार पिछले समन के मुताबिक वही सुर अपना दोहरा रहे हैं कि ये समन जो है इलीगल है, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उसको गिरफ्तार करने की योजना ईडी की तरफ से बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, क्या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? क्योंकि इसके पहले भी जब जब समन भेजा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक उग्र रवैया अपनाया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, या फिर जिस तरीके से पूछताछ की भी बात आती है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सबको लेकर हंगामा भी कई बार हमने देखा है। ऐसी कोई चीज सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से एक खबर तो साफ तौर पर मैं बता दूं आ रही है कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। वो अपनी लीगल टीम से जो है सलाह मशवरा कर इस बार भी उनको लेके जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस बार ईडी की तरफ से जो है सीधे तौर पर 3 समन भेजने के बाद ये चौथा समन है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जाएगा। और इस बार जो है उनको मुख्यालय ले जाने की योजना है। तो जब दोनों तरफ से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी पार्टी है, जो आंदोलन में से निकली हुई पार्टी है। लगातार जो है उनके कार्यकर्ता हो या नेता हो आंदोलन करते हैं, और ऐसा अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है कि अगर ईडी की तरफ से जबरदस्ती की गई, जैसा हमने पहले भी देखा था कि एक बार सुबह सुबह जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी, अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता आपको आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। और साफ तौर पर मैं बता दूं कि ईडी की तरफ से चौथा समन अरविंद केजरीवाल को, और इस बार उनको पेश होना ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 18 जनवरी को ईडी के सामने, ईडी मुख्यालय में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें,
और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां भाजपा मुख्यालय में नमो मतदाता सम्मेलन होगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा द्वारा नमो मतदाता सम्मेलन का आयोजन किए जाने की बात। और आज दोपहर 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम होगा। तो आज दोपहर 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भाजपा द्वारा नमो मतदाता सम्मेलन के आयोजन की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन का उद्घाटन करते नजर आएंगे। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल ये बड़ी जानकारी, आज दोपहर 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम की बात सामने आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करते नजर आएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, उपखंड अधिकारी संजीव खिदड़ और तहसीलदार भंवरलाल सेन, जनसंपर्क सूचना अधिकारी हेमंत छिपा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। असींद उपखंड क्षेत्र की कालियास ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान 14 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। गुरदासपुर जिले के कादियां हलके के बेट इलाके के गांव भैणीखदर में एक फौजी जवान की गश्त के दौरान मौत होने की बात सामने आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जवान के पिता नरेंद्र सिंह और चेयरमैन कुलवंत सिंह भैणीखदर ने बताया कि वो पिछले 6 साल से सेवा दे रहे थे, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में तैनात थे। कल गुरप्रीत सिंह सेना की टुकड़ी के साथ गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में गश्त कर रहे थे, लेकिन इसके बीच उनका पैर फिसल जाने की वजह से वो गड्ढे में गिर गए और इस हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने मांग की कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर भारतीय सेना में सेवा का मौका दिया जाए। यूपी में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक टली है। कांग्रेस बसपा को हर हाल में गठबंधन में लाने को इच्छुक है। साल 2021 और 22 चुनाव के आंकड़े हम लोगों के सामने अखिलेश की ओर से अहम बात सामने कही गई है। दोनों दलों की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। सीटों को लेकर कांग्रेस का होमवर्क नहीं हुआ पूरा। उनकी तरफ से ही बैठक टालने का अनुरोध किया गया था। यूपी से कांग्रेस के 35 सीटों का प्रस्ताव देने के बाद से सपा असहज नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीटों को लेकर कांग्रेस का होमवर्क नहीं हुआ पूरा।
कोई अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उनकी तरफ से ही टालने को लेकर अहम बातें कही गई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इस बीच लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। अखिलेश यादव ने बुलाई प्रवक्ताओं की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई। सभी प्रवक्ताओं के साथ सपा अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मीडिया से बात करते हुए किन बातों का रखना है ध्यान पर चर्चा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बुलाई प्रवक्ताओं की बैठक। तो अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है और सभी प्रवक्ता के साथ सपा अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और टीवी चैनल की डिबेट को लेकर सपा अध्यक्ष देंगे दिशा निर्देश। तो टीवी चैनल के डिबेट को लेकर दिशा निर्देश देंगे। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, एक ऐसा वक्त भी था जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आने से मना कर दिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना है तो मीडिया के सामने भी आना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब सपा अध्यक्ष भी इस बात को ठीक तरीके से समझ चुके हैं और इसी के चलते आज प्रवक्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज अपने प्रवक्ताओं के लेकर के एक बैठक बुलाई है, उन बैठक का जो माध्यम ये है कि जिस तरीके से अपनी बात को टीवी चैनलों पर रखना है, कैसे डिबेट पे भाग लेना है और किस पक्ष पे अपनी बात को पूरी करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के ये आज की जो पैनलिस्ट की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी को तैयारी करनी है। इसके साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरीके से लगातार अब तक जो है समाजवादी पार्टी करती चली आई है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं के साथ में बातचीत करेंगे कि कैसे अपने पक्ष को रखना है, किस तरीके से अपनी बात को पार्टी के सामने रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, जो कई सुनी चीजें हैं, उसमें प्रवक्ताओं को नहीं फंसना है। इन तमाम चीजों को लेकर के ये पार्टी की बैठक है, ये काफी अहम बैठक आज की मानी जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी अहम बैठक इसको माना जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस बैठक के बाद सामने आता है। शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां सभी प्रवक्ताओं के साथ सपा अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। टीवी चैनल के डिबेट को लेकर सपा अध्यक्ष लेंगे दिशा निर्देश। और ये बड़ी जानकारी, मीडिया से बात करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव ने बुलाई प्रवक्ताओं की बैठक और सभी प्रवक्ताओं के साथ सपा अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, टीवी चैनल के डिबेट को लेकर सपा अध्यक्ष देंगे दिशा निर्देश। और मीडिया से बात करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी चर्चा होने वाली है। लखनऊ से आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का असर दिखेगा। स्कूलों में आयोजन के पहले स्कूलों में कराए जाएंगे विशेष सफाई अभियान और स्कूलों में 14 से 21 तक चलेगा स्वच्छता अभियान। माध्यमिक विद्यालय और बेसिक स्कूलों में भी होगी रोशनी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है और स्कूलों में 22 जनवरी को अवकाश भी घोषित किए जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवकाश घोषित किए जाएंगे। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, और माध्यमिक विद्यालय और बेसिक स्कूलों में भी रोशनी होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का असर स्कूलों में देखने को मिलेगा। आयोजन से पहले स्कूलों में कराए जाएंगे विशेष सफाई।
और अगली खबर भी आपको लखनऊ से ही बताते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हटेगा अतिक्रमण। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ के अस्पतालों के बाहर से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा और लखनऊ से अयोध्या जाने वाले मार्ग पर भीड़ रहेगी। मेडिकल सुविधा के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण। प्रमुख अस्पतालों के बाहर से हटाया जाएगा अतिक्रमण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ के अस्पतालों के बाहर से अतिक्रमण हटेगा। तो लखनऊ के बाहर से अस्पतालों के पास जो अतिक्रमण है वो हटेगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ के अस्पतालों से के आसपास का सभी अतिक्रमण हटाए जाने की बात सामने आई है। अयोध्या जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मेडिकल सुविधा के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रमुख अस्पतालों के बाहर से अतिक्रमण हटाए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेश पुलिस ने रूट डायवर्जन कखा का तैयार कर लिया है। 21 से 22 जनवरी को अयोध्या में वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी। अयोध्या जंक्शन पर नहीं रोकी जाएगी कोई भी ट्रेन। प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर रेलवे ने दी सहमति। रोडवेज बसों की भी अयोध्या प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या होकर जाने वाली बसें दूसरे रूट से जाएंगी। आकस्मिक परिस्थिति में वाहन अयोध्या में जाने दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर रेलवे ने सहमति दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। रोडवेज बसों की भी अयोध्या प्रवेश की अनुमति नहीं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम मथुरा से बताते हैं, जहां पर कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। तो मथुरा से बड़ी जानकारी, जहां पर कान्हा की नगरी मथुरा में कोहरे का कहर देखने को मिला। घनी चादर के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घनी चादर, कोहरे की घनी चादर के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर देखने को मिला है और कोहरे की घनी चादर के चलते हुआ दर्दनाक हादसा और खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसे मोटरसाइकिल सवार। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर देखने को मिला है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक चालक व 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस फोर्स। पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना राजेपुर क्षेत्र स्थित राजेपुर तिराहा का ये पूरा मामला सामने आया है। तो राजेपुर तिराहा का ये पूरा मामला, घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस फोर्स। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। और घटनास्थल पर पुलिस फोर्स पहुंची है। पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर।
और थाना राजेपुर क्षेत्र स्थित राजेपुर तराहा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक चालक व 2 मासूम बच्चे घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका? बाइक से कहाँ जा रहे थे? अरे घर जा रहे थे। ये साथ कौन थे लेडीज? ये हमारे भाई की बेटी है। भाई की बीवी थी। तो कहाँ से आ रहे थे? इनके मायके से। ठीक है, मैं कहाँ है? जलालाबाद पुरनी। थाना जलालाबाद। तो किसे टक्कर हो गई? फिर से। ट्रक से। ट्रक मौके से भाग गया क्या? अभी तो भाग गया, बता दें। नहीं मिला टिकट। तो क्या हो, खत्म हो गई क्या? तो लो अपना। अच्छा। बच्चे कहीं नहीं गए? 2 बच्चे हैं। पति क्या नाम है इनका? संजीव कुमार। संजीव कुमार। निवासी कहाँ के आप रहने वाले? थाना जय बहादुरपुर। और ऐसी खबर आपको हम बताते हैं, समाज कल्याण अधिकारियों ने लाखों हड़पे हैं। पेंशनर्स के लगभग 40 लाख रुपए हड़पने का पूरा मामला। 375 लाभार्थियों के खाते बदलकर दूसरे खाते में भेजे पैसे। समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर के महाराजगंज में तैनात वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी ने कराया मुकदमा दर्ज। और समाज कल्याण अधिकारी समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, समाज कल्याण अधिकारी समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, समाज कल्याण अधिकारी समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात। समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर के महाराजगंज में तैनात। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अमरूद से भरी ट्रक और 3 गाड़ियों की टक्कर हो गई। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा और कई लोग घायल हो गए। गाड़ी के अंदर फंसे हुए कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया बाहर। दादरी थाने के व्हील गांव के पास की पूरी घटना है, जहां कोहरे के चलते एक भीषण हादसा हुआ। ट्रक और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दादरी थाने के व्हील गांव के पास की ये पूरी घटना।
अमरोहा से खबर, जहां बिजली विभाग के लोगों को बनाया बंधक, ठेकेदार के लोगों को मकान मालिक ने बनाया बंधक और ठेकेदार के लोगों से मकान मालिक ने की मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बंधक बनाए मजदूरों को पुलिस ने कराया मुक्त। ठेकेदार और मकान मालिक के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मकान मालिक कई लोगों को किया गिरफ्तार। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। नौगामा सदाद क्षेत्र के धनोरा मार्ग का ये पूरा मामला है, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धनोरा मार्ग का है ये पूरा मामला। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने मकान मालिक और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, बताया जा रहा है पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, पूरा मामला क्या है? तो ठेकेदार के लोगों को मकान मालिक ने बनाया बंधक, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, ठेकेदार के लोगों से मकान मालिक ने मारपीट की है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और अहम जानकारी भी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शीरब, बंधक बनाए मजदूरों को पुलिस ने रिहा करा लिया है, इसके साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र का है। धनोरा मार्ग का ये पूरा मामला है, जहाँ पे एक बिजली के ठेकेदार हैं। बिजली के ठेकेदार एक किराए के मकान में रहते थे। किराए के मकान में पैसों को लेकर ठेकेदार और वो मकान मालिक के बीच में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि जिसमें दोनों लोगों के बीच में जो है वो गाली गलौज के बाद में जो है मारपीट हुई थी। मारपीट होने के बाद में जो है कई लोग ठेकेदार के घायल हुए थे। घायल होने के बाद में जो है वहाँ स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस पहुंचने के बाद में जो मारपीट के दौरान कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया है और इसमें जो है बिजली ठेकेदार के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसके बावजूद जो मकान मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शीरब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। मोनू गुज्जर। कहाँ से हैं? मैं गुरुपट्टी से हूँ। क्या मामला अभी जो आपके लोगों को बंधक बनाए रखा था कुछ लोगों ने? मामला सर ये था कि मैं एनसीसी कंपनी में यहाँ पे ठेकेदार हूँ बिजली विभाग में। मैंने कमरा किराया पे लिया था 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, सैदपुर की जोजो का। अब कमरा खाली कर रहे थे, आज 1 महीना पूरा हो गया था। बस लेबर से उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। 1 साल कम से कम उस कमरे पर रहो आप परमानेंट। बदतमीजी करने के बाद मारपीट हुई, ईंटें बीटे बरसाने लगे बहुत लोग। उसके बाद साहब 3 लड़के भी हमारे बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। और अगली खबर आपको हम गोंडा से बताते हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर ग्रामीणों का आरोप है। 3 महीने से बाल पोषाहार न मिलने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदर्शन भी किया है। कार्यकर्त्री पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। करनालगंज ग्राम सभा मोहम्मदपुर गढ़वाल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदर्शन भी किया है और 3 महीने से पुष्टाहार न मिलने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। कार्यकर्त्री पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की ओर से। ये बड़ी जानकारी। और 3 महीने से बाल पोषाहार न मिलने का आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शन करते नजर आए। आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है और पुष्टाहार न मिलने की बात कही गई है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर धमकी देने का भी आरोप मढ़ाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करनालगंज ग्राम सभा मोहम्मदपुर गढ़वाल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
बहराइच में ठंड का कहर देखने को मिला है। लोग बंद कमरे में जला रहे अंगीठी और डीएम ने अंगीठी को लेकर अपील की है। कहा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोएं। अंगीठी जलाकर सोने से कई मौतें हुई हैं। दम घुटने से मौत से बचने के लिए ये अपील की गई है डीएम की ओर से। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डीएम ने कहा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोएं। इससे कई दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बहराइच में ठंड का कहर देखने को मिला। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, लोग बंद कमरे में अंगीठी जला रहे हैं, जिसके चलते अपील की गई है कि ऐसा ना करें। और डीएम ने अंगीठी को लेकर अपील की है और कहा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोएं। इससे कई दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बताते हैं बदायूं से, जहां पर पंचायत सहायिका का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। शासन के सख्त आदेशों के बाद भी नहीं सुधर रहे कर्मचारी। आवास और शौचालय के नाम पर ली गई रिश्वत। वायरल वीडियो में युवक रिश्वत देता आया नजर। ब्लॉक कादर चौक के बरचऊ का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां आवास और शौचालय के नाम पर ली गई रिश्वत और वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त क्या हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वायरल वीडियो में युवक रिश्वत देता नजर आया और ब्लॉक कादर चौक के बरचऊ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बदायूं से खबर, पंचायत सहायिका का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है। शासन के सख्त आदेशों के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं कर्मचारी और आवास और शौचालय के नाम पर रिश्वत ली गई है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर, जहां पूरे प्रदेश में इकट्ठा हुए अभ्यर्थी, बच्चों को लेकर पहुंचे महिलाएं और गोल्फ चौराहे के कालिदास मार्ग के सामने बैठे शिक्षक अभ्यर्थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुरुष व महिला अभ्यर्थी सड़क पर धरने पर बैठे हैं। और 5 जनवरी को 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। लखनऊ से खबर, नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया।
पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में भरा है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब जुड़ चुके हैं। शोएब, सेमावास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं भी पहुंची हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो है सुबह से ही धरने प्रदर्शन पर महिलाएं और पुरुष लगातार बैठे। शिक्षक जो 69,000 भर्तियों को लेकर जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता दें ये कई बार धरना प्रदर्शन से लगातार कहीं सीएम आवास के बाहर तो कहीं मंत्री के आवास के बाहर तो लगातार जिस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें 6800 नियुक्ति जो 5 जनवरी को नियुक्त किए गए थे, इनकी भर्ती होना था। लगातार जिस तरह से आज ये 6800 अभ्यर्थी वहाँ सीएम आवास के सामने सुबह से ही धरना दे रहे हैं। काफी लोगों को समस्याएं होती है क्योंकि महिला जो वहां पर पहुंची है किसी हाथ में गोद में बच्चा है, तो कहीं किसी हाथ समस्या जिस तरह आ रही है। वहां पर काफी शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है सीएम आवास के बाहर, आपको बता दें कि जिस तरह पुलिस जब पहुंची थी मौके पर तो काफी लोगों को समस्या आई थी। सुबह सूचना के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची थी, कुछ लोगों को वहां पर बस में भर के हटाया गया था। लेकिन लगातार आपको बता दें इस समय भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का लगातार जिस तरह नियुक्ति को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 69,000 शिक्षक जो भी यहाँ पर नौकरी जो की काफी समस्याएं लोगों के आगे। 6805 जनवरी को इनकी नियुक्ति भी चिन्हित हुई थी। इनको बताया गया था कि इनका जो है चिन्हित कर 6800 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दी जाएगी। आपको बता दें जिस तरह से नियुक्ति न मिलने के कारण आज सीएम आवास के सामने सुबह से ही धरना प्रदर्शन जारी है। जी मेरी माँ। बिल्कुल शोएब, हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं क्योंकि ठंड का महीना है और ठंड काफी ज्यादा आज देखने को मिली है। कोहरा भी था, लेकिन महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पहुंची हुई हैं। तो क्या इन महिलाओं को भी बस से कहीं और हटाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल स्थितियां किस हद तक सामान्य हो पाई हैं क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, यहाँ से वाहनों की आवाजाही भी रहती है। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम आवास के सामने महिलाएं जो बैठी हुई हैं, दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं। वहां पर ठंड के कारण जो सुबह से ही ये धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें तड़के सुबह से ही ये धरना प्रदर्शन, तो महिलाएं और पुरुष वहां पर लगातार जिस तरह बैठे थे, हाथ में गोद में बच्चा लिए हुए बैठी थी क्योंकि जिस तरह से बच्चे भी जो ठंड के कारण जो बैठे हुए थे, पुलिस लगातार इनको समझाने बुझाने में देती थी। हालांकि शिक्षक लगातार नाराज दिख रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारी भर्ती को हमको नियुक्त किया जाए, हमको भर्ती जो हमारी निकली इनको दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के नारेबाजी भी धरना प्रदर्शन के कारण लगा रहे थे अपनी अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास के बाहर, सुबह से ही महिलाएं धरना प्रदर्शन में उतारू थी। आपको बता दें जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं, काफी तादाद में शिक्षक होते, आप पुलिस द्वारा जो आपको बता दें काफी झड़प भी हुई थी आपस में। इनको किसी तरह से बस में कुछ लोगों को बैठाया भी गया था। आपको बता दें जिस तरीके से जो शिक्षक थे उनको जबरदस्ती खदेड़ कर वहां अंदर बस में डाला जा रहा था और महिलाएं जो थी उनको आपको बता दें जो महिला पुलिसकर्मी थी, क्योंकि सुबह का वक्त था, महिला पुलिसकर्मियों की तादाद कम होने के कारण वहां पर महिलाओं को हाथ नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि वहां महिला काफी थी। इस तरह धरना प्रदर्शन अभी भी धरना प्रदर्शन लगातार वहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार 6800 जो अभ्यर्थी हैं इनको चिन्हित कर इनको 5 जून को जिस तरह ये बैठक हुई थी इनको चिन्हित किया गया था, इनको भर्ती देने की बात सामने आई थी और फिर लगातार ये नाराज दिख रही है। लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी, आगे भी देखने वाली बात होगी कि इनको क्या कुछ सहूलियत मिलती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं शोएब अपने दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हुई हैं। लोगों को यहाँ से हालांकि हटाने की कोशिश भी की गई, सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हो गई और जमकर यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आए हैं लोग। हालांकि इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो लोगों को बस में भरकर यहाँ से हटाने की कोशिश भी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ से जबरन हटाए जाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि झड़प भी कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच होती हुई नजर आई। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हुई हैं और जमकर बीच सड़क पर ही प्रदर्शन और नारेबाजी भी इनकी ओर से शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और तुरंत ही इन लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और सीएम आवास के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोएब हमारे साथ में लगातार बने हुए। शोएब, फिलहाल क्या सभी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो सकी हैं, सभी को हटाया जा सका है और यहाँ से इन शिक्षकों अभ्यर्थियों को कहां पर पहुंचाया गया है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? शोएब अनम्यूट कीजिए शोएब। धरना प्रदर्शन गार्डन यहाँ से इनको रवानगी की जाती थी। आपको बता दें सुबह ही पुलिस बल तैनात यहाँ पर हो गए थे। सुबह शिक्षकों को जिस तरह से भरकर यहाँ से भेजा जा रहा था, काफी शिक्षक यहाँ पे नाराज दिख रहे थे, काफी उत्साह दिख रहे थे। उनकी लगातार जिस तरह भर्ती अभ्यर्थियों की नहीं हो रही, उनका चयन किया गया था 6800 लोगों का। 69,000 जो भर्तियां निकली थी उसमें से 6800 का चयन के 5 जनवरी को चयन किया गया था। लगातार जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन आज जारी है, लगातार काफी महिलाएं भी इसमें नाराज दिख रही है, काफी समस्या लोगों को आई है। सुबह से ही महिला ठंड के कारण
जिस तरह धरने पर बैठी थी, काफी लोग वहां पर, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको काफी उल्टियां भी हो रही थी और काफी ठंड के कारण वो रोड पर पड़े भी हुए थे नारेबाजी लगाते हुए। काफी महिला जो उत्साह दिख रही थी, उनकी लगातार भर्ती जिस तरह निकल रही है और जिस तरह भर्तियां निकली थी, 68 लोगों को चयन किया गया था, उनकी भर्ती नहीं होने के कारण आज नाराजगी दिखी। उनको यहाँ से बस में भर कर कुछ लोगों को इको गार्डन के लिए रवानगी की गई थी। काफी नाराज दिख रहे थे। अब काफी पुलिस और अभ्यर्थियों की भी झड़प भी बीच में हुई थी। झड़प होने के बाद में इन लोगों को काफी नाराज पुलिस दिख रही, किसी तरह से उनको भर कर कुछ लोगों को वहां से भेजा गया। लेकिन आपको बता दें, महिलाएं जिस तरह से नाराज दिख रही, महिलाओं के हाथ में बच्चे भी थे, उनको हाथ तन जिस तरह वो सहूलियत दी गई थी। काफी समस्या लोगों को आ रही है। इस तरह लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं इस समय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिव हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सेवावास के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत की बात सामने आई है। परिजनों ने हत्या कर शव पंखे पर लटकाने का लगाया आरोप। पति सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 1.5 महीने पहले ही पारुल का योगेश से विवाह हुआ था। मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में शव मिला है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना खरखौदा क्षेत्र के बिचपटिया मोहल्ले का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। थाना खरखौदा क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। मेरठ से खबर, परिजनों ने हत्या कर शव पंखे पर लटकाने का आरोप लगाया। पति सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां महावीर सेंचुरी में झाड़ियों के तार में फंसा तेंदुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कानपुर से बुलाई वन विभाग की रेस्क्यू टीम। थाना जाखलून अंतर्गत देवगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टीम ने कानपुर से बुलाई वन विभाग की रेस्क्यू टीम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, थाना जाखलून अंतर्गत देवगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ललितपुर से खबर, महावीर सेंचुरी में झाड़ियों के तार में फंसा तेंदुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। और अगली खबर आपको हम चित्रकूट से बताते हैं, जहां धर्मनगरी चित्रकूट में सर्दी का प्रकोप देखने को मिला है। लोग घर के अंदर रहने को हुए मजबूर। सफेद कोहरे की चादर से ढका चित्रकूट। सूर्य के देवता के दर्शन को तरस है लोग। रैन बसेरों और चौराहों में प्रशासन ने जलवाए अलाव। सर्दी के कारण धर्मनगरी में नहीं पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूर्य के देवता के दर्शन को तरसे हैं लोग। सूर्य देवता के दर्शन को तरसे लोग। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां रैन बसेरों और चौराहों में प्रशासन ने अलाव जलवाए हैं। सर्दी के कारण धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम नजर आ रही है। लोग घर के अंदर रहने को हुए मजबूर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सफेद कोहरे की चादर से ढका चित्रकूट।
और अब सीधा आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित करते नजर आए आज मुख्यमंत्री, और अभी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। MDMCO NSDL सुश्री पद्मा चंद्रो जी, संस्थापक JK टेक अभिषेक सिंघानिया जी, श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी, श्री वेदांग सिंघानिया जी, श्री मनीष सिंह मान सिंह का, आशीष चौहान जी, महाप्रबंधक SBI लखनऊ श्री आनंद मिश्र जी और सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री की सलाहकार के साथ साथ प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के महानगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए महिला समूहों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व JK समूह के द्वारा और NSDL के तत्वाधान में आज 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन के शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी, और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन 2 पवित्र कार्यक्रमों के लिए JK समूह को, NSDL और SBI को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा, और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा, तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ, सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज JK समूह के द्वारा यहां पर यह सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास है। मुझे JK समूह के इस कार्यक्रम में कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 28 अक्टूबर को
कानपुर में 1001 सिलाई की मशीन हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराई। हम सब जानते हैं कि आज यहां पर जो सिलाई की मशीन दी जा रही है, ये सभी उन परिवारों के स्वावलंबन का आधार बनेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। जेके समूह के बारे में हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख, और मैं कहता हूं कि उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक घराना, जिसने कानपुर को एक समय औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना दिया था देश के अंदर। और उस समय कानपुर, जब यह जेके समूह वहां पर लीडरशिप इनके हाथ में थी, तो कानपुर देश के 4 बड़े महानगरों में गिना जाता था, जिसमें कानपुर भी आर्थिक समृद्धि के उस दौर से गुजरा था। लेकिन बाद के कालखंड में परिस्थितियां विपरीत हुई। सरकार और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार का समर्थन और सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से कम्युनिस्टों की घुसपैठ होती है, और उसके बाद औद्योगिकीकरण का जब दौर वहां का समाप्त हुआ, आज उसका खामियाजा पूरे कानपुर को, पूरे मध्य यूपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जेके समूह ने वहां पे भारत के परंपरा के अनुरूप धर्म से जुड़े हुए बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। आज भी जो जनता जनार्दन की सेवा वहां पर दे रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां उनकी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के प्रकल्प को भी उन्होंने उसके साथ जोड़ करके जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और आज 1150 महिलाओं को ये मशीन, जिसमें यहां पर ग्रुप बना करके उनके प्रशिक्षण हुए, अलग अलग उसमें प्रशिक्षण हुए, उनके प्रशिक्षक भी यहां आए थे और उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों की नजदीक से देखभाल की। आज यहां पर इन सभी समूहों को ये मशीन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए जेके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूरे इन कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो, या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृ वंदना योजना का है, और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले, और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा, वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी आने वाले समय में। यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। आज प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ परिवार को यह पेंशन की राशि हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अनुमान करिए, 1 करोड़ लोगों के पास पहले इनको बहुत कम लोगों को 300 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी। हमने उसको बढ़ा के 1,000 रुपया किया और पूरी व्यवस्था आज उनको हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ऐसे ही राशन जरूरतमंदों को राशन कार्ड की व्यवस्था, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे उनका मकान है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी अनेक कदम उठाए गए, जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक ये सिलाई की मशीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।